सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, और हम देख चुके हैं धर्म ग्रंथों के बारे में। और धर्म ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा हम और देखना चाहेंगे। और धर्म ग्रंथों के बारे में हमने देखे वेदों के बारे में। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में वेदों के बारे में भी हम यहाँ पे विवरण पढ़ चुके थे। और यदि हम धर्म ग्रंथों में थोड़ी सी बात और करें तो इसमें आते हैं पुराण। अब देखो भी पुराण, तो पुराणों की जो संख्या है वो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए पुराण, तो हम यदि पुराणों के बारे में बातचीत करें तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ओके, जो सबसे प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण, तो जो प्राचीनतम पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्या नाम है उसका? मत्स्य पुराण। इसके बाद में यदि हम प्रमुख पुराणों की बात करें जिनमें राजाओं की वंशावलियां लिखी है, तो प्रमुख पुराण कौन कौन से होंगे? तो प्रमुख पुराण कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मत्स्य, ऐसे याद कर लेते हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण ना। ठीक है, लिख देता हूं मैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण। ओके, ठीक है। अब इन पुराणों में ना, ये तीन जो पुराण हैं इनमें कुछ वंशों का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो पुराण और उनसे संबंधित वंश भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। देखो भी मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण में कौन से वंश का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे मत्स्य में आपको क्या बोलना? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश। ओके, फिर वायु में कौन सा? गुप्त वंश। ठीक है, विष्णु में कौन सा? मौर्य वंश। ओके, मौर्य वंश। क्लियर है? अब देखो कैसे याद करना, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखो मत्स्य, तो मत्स्य यानी मछली, तो मछली वाला जो मछली भात कहां पे ज्यादा चलता है? आंध्रा में, बिल्कुल, आंध्र सातवाहन वंश। इसके बाद वायु को हम देख सकते कि नहीं देख सकते भाई, महसूस कर सकते, बिल्कुल गुप्त होती है, क्योंकि वायु कैसी होती है? बिल्कुल गुप्त होती है। ओके, फिर विष्णु के बारे में देखें तो भैया मौर्य, इसको तो याद ही कर लेंगे, मौर्य। क्या नाम है ना? विष्णु में क्या बोलेंगे? मौर्य। याद हो गए? अच्छा, इसके बाद में प्रमुख पुराण भी हमने देख लिए हैं। इसके बाद में जो सबसे प्राचीनतम है ना, जो प्राचीनतम पुराण हमने क्या देखे? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक पुराण बोले तो मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। इसके बाद में अब इनके रचयिता कौन थे? पुराणों के जो रचयिता थे उनका नाम है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ओके, है ना? लोमहर्ष और उग्रश्रवा पुराण। क्लियर? अब हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथों को याद करने के लिए मैं ऐसा एक कोड के थ्रू आपको बता देता हूं। यहां से बोलना आ, है ना? कैसे बोलना है? आ राजू चाचा गामा में, आ राजू चाचा गामा में, आ राजू चाचा गामा में। इधर साइड में मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। ओके, है ना? क्या बोलना है? आ राजू चाचा गामा में, आ राजू चाचा गामा में। 2 बार बोलो, बिल्कुल याद हो जाएगा। आ राजू चाचा गामा में, आ राजू चाचा गामा में। इसका मतलब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर आ का मतलब है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसके बाद में नेक्स्ट राजू यानी राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी। ओके, फिर नेक्स्ट है चाचा यानी चचनामा, चचनामा। नेक्स्ट गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। और नेक्स्ट है ये मां से महाभाष्य, महाभाष्य। ओके, चले, है ना? तो ये हम तो अर्थ निकाल लेंगे, है ना? इनके अर्थ तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखते हैं इनके लेखक। अब देखो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने, यानी चाणक्य बोल दो आप, चाणक्य ने, बिल्कुल जाना माना नाम, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। फिर इसके बाद में अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। क्या नाम है? यहाँ पे बोलेंगे पाणिनि। फिर राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहण। क्या नाम है? कलहण।
ठीक है, अभी याद करिए फिर मैं लिख दूंगा। ठीक है, फिर चचनामा, तो चचनामा किसने लिखा? अली अहमद, क्या नाम है इनका? अली अहमद, क्या नाम है? और गार्गी संहिता के कौन है? कत्यानन, कत्यानन, क्या नाम है इनका? कत्यानन। और महाभाष्य किसने लिखा? तो महाभाष्य लिखा पतंजलि, क्या नाम है? पतंजलि। ठीक है, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए? चाणक्य। अर्थशास्त्र में क्या बोलेंगे? चाणक्य। अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, फिर राजतरंगिणी कल्हण, ठीक है, फिर चचनामा अली अहमद, अली अहमद, ठीक है, और गार्गी संहिता कत्यानन, और इसके बाद में महाभाष्य, तो जो महाभाष्य लिखा था वो पतंजलि, पतंजलि। ओके, क्लियर है? पतंजलि। अब देखते हैं इनमें किन किन बातों का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, इसमें ना राजनीति के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? राजनीति के बारे में लिखा है, और है ना, और ये राजनीति के बारे में लिखा। और चाणक्य कौन से युग का है? मौर्य वंश का है, इसलिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति से संबंधित है, और मौर्य वंश की जानकारी यहां से हमें मिलती है। फिर इसके बाद में पाणिनि, तो पाणिनि में हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पाणिनि में क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी में, तो ये संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है, और मौर्यों के युग के पहले की जानकारी, मौर्यों से पहले के इतिहास की जानकारी यहां से मिलती है। फिर राजतरंगिणी में क्या बोलेंगे? तो राजतरंगिणी में क्या बोलेंगे? यहाँ पे कश्मीर का इतिहास यहाँ पे मिलता है, कश्मीर का इतिहास का वर्णन यहाँ पे है ना, कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में वर्णित है। ये संस्कृत है ना, संस्कृत का साहित्य है। कौन सा साहित्य है ये? संस्कृत साहित्य। इसके बाद में चचनामा में क्या लिखा? अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय के बारे में यहाँ पे लिखा। फिर गार्गी संहिता में कात्यायन ने क्या लिखा है कि इसने लिखा कि भारत पर यवन ने आक्रमण कर दिया था, यवनों के द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और महाभाष्य में पतंजलि ने क्या वर्णन किए हैं? तो वहां पे क्या बोलेंगे हम? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। प्राचीनतम भारतीय इतिहास के बारे में विदेशियों की पुस्तक क्या कहती है, उनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? तो यहाँ पे एक कोड में बनाया हूं, प्लीज टेल मी डॉक्टर, क्या बोलना है? प्लीज टेल मी डॉक्टर हर्निया में डांटे, प्लीज टेल मी डॉक्टर हर्निया में डांटे। ठीक है, देख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, देखो, प्लीज टेल मी डॉक्टर हर्निया में डांटे, ये कोड आपको बोलना है। और इसमें ना सारे विदेशियों के नाम आपको लिखे हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विवरण को दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब है क्या? प्लिनी, प्लिनी, इसका मतलब टॉलमी, टॉलमी, इसका मतलब है डाइमेकस, डाइमेकस। ओके, नेक्स्ट है हेरोडोटस, नेक्स्ट निरियाकस, ठीक है। फिर इसके बाद में अनेसीक्रेटस, ओके, अनेसीक्रेटस, ओके। इसके बाद में मेगास्थनीज, क्या नाम है इसका? मेगास्थनीज, ठीक है। फिर इसके बाद में डायोनीसियस, और नेक्स्ट हमारे आते हैं टेसियस साहब, टेसियस, ओके। तो ये सारे नाम इस कोड में समाहित है। तो सबसे पहले आपको ना कोड लर्न कर लेना, क्या? प्लीज टेल मी डॉक्टर, प्लीज टेल मी डॉक्टर हर्निया में डांटे, हर्निया में डांटे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में हमने सारे नाम लर्न कर लिए। इसके बाद में हमें क्या करना है? इनकी कुछ किताब है और कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास की ये जानकारी मिलती है, ओके। तो देखो, प्लिनी की जो किताब का नाम है उसका नाम है प्लिनी की जो किताब है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है उसका? नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, ओके, नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें क्या लिखा है इसने? है ना, पेड़ पौधों के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? पेड़ पौधों के बारे में इसने जानकारी दिया। इसके बाद में नेक्स्ट आया टॉलमी। तो टॉलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल। क्या लिखा है इन्हें? भारत का भूगोल,
ओके तो भारत का भूगोल में पूरे भूगोल के बारे में जानकारी है, चट्टानों के बारे में जानकारी है, सब पूरा भूगोल के बारे में यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद में डायमेकस, तो डायमेकस में कैसे याद करेंगे हम, देखो डाई, अब देखो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसका नाम में ऐसा कर देता हूँ, डाई, अभी भी तो डाई लिखा है, देखो है ना डाई, है ना। अब हम यहाँ पे डाई पे फोकस करते हो, डाई कौन लगाते हैं भाई, अरे आंटी लोग लगाती है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बोलते हैं एंटी, एंटी 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 लगाती, डाई कौन लगाती, एंटी लोग, आंटी लोग लगाते हैं, तो नाम हो गया एंटीओकस। तो एंटीओकस राजदूत, है ना, तो एंटीओकस राजदूत के, है ना, एंटीओकस है ना, एंटीओकस जो था, एंटीओकस जो राजा था उसका राजदूत का नाम है डायमेकस, है ना। एंटीओकस का जो राजदूत था वो डायमेकस था, और डायमेकस बिंदुसार के काल में आया था, है ना। किसके काल में आया था, बिंदुसार, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, बिंदुसार, कौन सा राजा के समय में आया था, बिंदुसार। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, डायमेकस एंटीओकस का राजदूत था, ये बिंदुसार के काल में आया था, और बिंदुसार मौर्य वंश का था, कौन से वंश का था, मौर्य वंश का। इसके बाद में आए हेरोडोटस, तो हेरोडोटस में हमें क्या देखना, हेरोडोटस इसको बोलते हैं, हैरो से बन जाएगा हिस्ट्री के, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना, इतिहास के पिता, कौन किसके पिता, ये इतिहास के पिता। इसके बाद में हेरोडोटस का जो इसी से नाम मैचिंग करेगा, इसका जो बुक है इसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। हेरोडोटस की जो किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका, क्या नाम है, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में क्या लिखा है, भारत फारस संबंध, है ना, भारत और फारस के बीच में कैसे संबंध थे, यहाँ पे जानकारी मिलती है हेरोडोटस की जो किताब है ना, हिस्टोरिका, उसमें। ओके अब इसके बाद में देखो निरयाकस और अनेसीक्रेटस, दोनों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे फोकस करने से क्या समझ में आता है, देखो आ मीन्स अनेसीक्रेटस हो गया, नी मीन्स ये निरयाकस हो गया, और सी मीन्स ये सिकंदर के साथ में आए थे भाई साहब, किसके साथ में आए थे, ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं। ओके लर्न हो जाएगा कैसे, अनेसीक्रेटस को फोकस करना है हमें, और देखो आ यानी अनेसीक्रेटस, ने यानी निरयाकस, और सी यानी ये दोनों सिकंदर के साथ में आए हुए लेखक है, सिकंदर के साथ में आने वाले लेखक। इसके बाद में मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की बड़ी खूबसूरत बड़ी बहुत बेहतरीन रचना है, इसका नाम है इंडिका, तो बड़ी फेमस है तो आपको याद ही हो जाएगी इंडिका। तो मेगास्थनीज ने किताब लिखा था इंडिका, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का, ना मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, ओके चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो मेगास्थनीज जो है उसने इंडिका नाम की किताब को लिखा, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके ठीक है, इसके बाद में डायोनिसियस, तो डायोनिसियस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो डायोनिसियस में क्या जानकारी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायोनी ऐसा कुछ तो जानकारी हमें मिल रही है, डायोनी, तो ये डायोनी देखो डायन ऐसा कुछ लगा, देखो रात में है ना वो बहुत डरावने भी सीरियल आते हैं, डायन भूत प्रेत ऐसा कुछ भी है ना, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो डायोनी तो हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो भाई यदि किसी ने देख लिया है ना, रात में भूत प्रेत ऐसा कुछ शब्द देख लिया, या फिर कुछ आमने सामने है ना ऐसा कुछ हो गया, तो फिर क्या हो गया, देखो आदमी शोक में आ जाता, किस में आ जाता, शोक यानी अशोक। तो हमको पता है कि भाई डायोनिसियस जो था अशोक के काल में आया था, ठीक है। और ये फिलाडेल्फस है ना, फिलेडेल्फस का ये राजदूत था, ठीक है ना। अशोक के काल में डायोनिसियस आया था, डायोनिसियस जो था राजदूत था, किसका राजदूत था, फिलेडेल्फस का, किसका राजदूत था, फिलेडेल्फस का। ओके अब इसके बाद में टेसियस, तो ये टेसियस जो था ईरान का राजदूत था, ईरान का वैद्य था, ईरान का वैद्य है ना, ईरानी वैद्य है ना, ईरानी वैद्य था, और ये ईरानी वैद्य था, परंतु इसकी जो रचनाओं में ना बिल्कुल कथा कहानी टाइप का लिखा है, इसलिए कोई यकीन नहीं करता। ओके थैंक यू। अभी हम चीनी लेखकों के बारे में देख लेते हैं, और चीनी लेखकों में सर्वप्रथम हम देख रहे हैं फाहियान के बारे में, फाहियान। ओके
फाहियान। और फिर उसके बाद में फाहियान के बाद में जो सेकंड नंबर पे जिनको हमने रखे थे, को फर्स्ट जो चीनी यात्री था वो तो फाहियान था। फर्स्ट चीनी यात्री कौन था? फाहियान। तो फाहियान हम यहाँ पे लिख देते, फर्स्ट जो चीनी यात्री था, चीनी यात्री, फर्स्ट जो चीनी यात्री कौन था? वो फाहियान था। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा कि फाहियान किसके काल में आया था, कौन राजा था वहां पे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, या चंद्रगुप्त सेकंड भी बोल देते हैं हम, चंद्रगुप्त सेकंड किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। और ये चंद्रगुप्त सेकंड कहां से, कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं? तो एमपी से रखते हैं, है ना, एमपी से रखते हैं। एमपी में भी इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ पे ना मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहियान आया ना, उन्होंने मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में उल्लेख किया है। ओके, इसके बाद में फाहियान के बाद में हम इसके बाद में देख रहे हैं, फाहियान के बाद में संयुगन, संयुगन, है ना, संयुगन। तो जो संयुगन जो था, बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, बौद्ध शिक्षा, है ना, बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये भारत आए थे। बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए संयुगन साहब कहाँ पे आए? भारत में आए थे। ओके, इसके बाद में ह्वेनसांग, ठीक है, इसके बाद में कौन आए? ह्वेनसांग आए। और ह्वेनसांग ये भी चीनी यात्री थे। और ये किसके काल में आए? तो काल में क्या बोलेंगे हम, है ना, काल में क्या बोलेंगे? ह्वेनसांग, ये देखो हा से आ जाएगा, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये चंद्रगुप्त के काल में आए थे, ये हर्षवर्धन के काल में आए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो देखिए, तो ह्वेन लिखा ना, ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन, ह्वेनसांग बोले तो हर्षवर्धन, ह्वेनसांग बोले तो हर्षवर्धन, और फाहियान बोले तो चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये यहाँ कोरिलेशन हो जाता, तो बचा कुछ कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो फाहियान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त के काल में। और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। ओके, ठीक है। इसके बाद में अब इनकी रचना का नाम है सीयूकी, है ना, जिसमें 138 देशों के बारे में वर्णन मिलता है। 138 देशों के बारे में सीयूकी नाम की किताब में वर्णन मिलता है। 138 कंट्रीज के बारे में। इसके बाद में ये कब आए? तो ये आए 629 ईस्वी में, 629 में आए, और 645, है ना, 645 ईस्वी में ये चले गए। कहाँ चले गए? चीन चले गए। तो लगभग 15 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा, 15 वर्षों तक। ठीक है, 15 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा यहाँ पे, इनका 15 वर्षों तक ये इंडिया में रहे। ओके, अब ये क्या कर रहे थे? ये भी ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, बौद्ध शिक्षा, है ना, बौद्ध शिक्षा, है ना, ग्रहण करने के लिए आए थे। और इन्होंने बौद्ध शिक्षा कहाँ पे ग्रहण की? तो हमारे यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध महाविद्यालय, तो बहुत प्रसिद्ध महाविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जब अध्ययन कर रहे थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उनका नाम है सीलभद्र साहब, सीलभद्र, है ना, क्या नाम है उनका? सीलभद्र साहब। कौन से साहब है? सीलभद्र, आचार्य सीलभद्र जी। ठीक है, इसके बाद में ह्वेनसांग हो गए। ह्वेनसांग के बाद में यदि हम बातचीत करें तो इत्सिंग, है ना, इत्सिंग, है ना। और ये इत्सिंग जो आए, तो इत्सिंग ने क्या करे, है ना, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया। और साथ ही साथ भारत की मौजूदा भारत के बारे में भी वर्णन इन्होंने किया। ओके, अब हम अरबी लेखकों के बारे में जानकारी लेते हैं। अरबी लेखक, तो अरबी लेखक में सबसे पहले है अल-बरूनी, ओके, अल-बरूनी, है ना। ठीक है, अरबी लेखकों में सर्वप्रथम अल-बरूनी पढ़ते हैं। और अल-बरूनी किनके काल में आया था, किनके शासन काल में आया था? तो उसको ऐसे याद कर लेते हैं। देखो यहाँ तक देखे तो क्या लिखा? अलब लिखा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, देखो एल्बम बन जाएगा। देखो एल्बम एक, ठीक है, तो हम आसानी से याद रखने के लिए ना ऐसा बोल देते हैं अलब, यानी इसमें तो अलब तो लिखा, यानी महमूद गजनबी के काल में आया था। मीन्स महमूद गजनबी के काल में आया था, महमूद गजनबी। ओके, महमूद गजनबी के काल में आया था। अब इसकी रचना कौन सी है? इसकी रचना का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, इसकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद, या इसी का नाम है
तहकीक ए हिंद, है ना, तहकीकात करते हैं ना, वैसे ही तहकीक ए हिंद, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, है ना, भारत की खोज। फिर यदि हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित रचना का भी नाम है, ठीक है, बस मगर ये है भारत की खोज तो हिंदी में नाम है इसका, बट आपको यही आएगा किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ओके, यदि भारत की खोज आ गया तो फिर जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे, है ना, ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है अल-बरूनी की रचना का नाम है किताब उल हिंद। इसके बाद में अब इसमें कौन से विषय का वर्णन है, यहाँ पे विषय हमें देखना है, तो विषय में बोलेंगे कि ये किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है और इसमें क्या लिखा है, कानून के बारे में लिखा, कानून व्यवस्था लिखा, मापतोल व्यवस्था लिखा है, रीति रिवाज लिखे हैं, रीति रिवाज के बारे में लिखा है, प्रथाओं के बारे में लिखा है, रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज के बारे में लिखा, प्रथाओं के बारे में लिखा है, ओके, आदि विस्तृत ग्रंथ है ये। इसके बाद में अल-बरूनी के बाद में कौन आ गए, अल-बरूनी के बाद में एक और पढ़ लेते हैं नाम, इब्न बतूता। क्या नाम है, इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की जो रचना है उसका नाम है रहेला, ठीक है, रहेला, ठीक है ना, इब्न बतूता का रचना का नाम क्या है, रहेला। और इस ये कौन से शासक के काल में आए थे, कौन से शासक के काल में आए थे, तो आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक। या इनका नाम याद नहीं होता ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। देखो मोहब्बत बिन बताए यदि हो गई है तो तूता बोलते हैं, तूता, ठीक है, तो ऐसा देखो मोहम्मद बिना, है ना, मोहम्मद बिन तूता नहीं बोलते ना, मोहम्मद बिना तूता से बात नहीं करते हैं, जब हो जाता तो तूता से बात कर सकते हैं, ओके, ऐसे याद कर लेते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद में ना इब्न बतूता जो भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ना इसे दिल्ली का न्यायाधीश बनाया था, दिल्ली का न्यायाधीश, ओके, दिल्ली का न्यायाधीश बनाया गया फिर, ओके। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश किसे बनाया, इब्न बतूता को, ओके, थैंक यू।